नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम तोमर और मैं स्वागत करता हूं आपका ऑफिसर्स पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा आज से 4 महीने पहले मार्च 2020 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के अपने ऐतिहासिक फैसले को कायम रखते हुए चारों दोषियों की फांसी की सजा को सुनिश्चित किया। पर इस सबके बीच जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी और गौर करने वाली थी, वो ये थी कि आए दिन हमारी कानूनी व्यवस्था का सहारा लेकर फांसी को टाला जा रहा था। यहां तक कि राष्ट्रपति द्वारा मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करने के बाद भी हर संभव प्रयास किया गया कि फांसी को टाला जा सके। इन्हीं प्रयासों में आपने क्यूरेटिव पिटीशन का नाम जरूर सुना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या है क्यूरेटिव पिटीशन और कैसे हुई इसकी शुरुआत। ये सिविल सर्विसेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी भी है कि देश की न्यायपालिका द्वारा सुनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट रूलिंग्स और उससे रिलेटेड अहम मुद्दों पर हम सचेत रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आखिर ये क्यूरेटिव पिटीशन है क्या? क्यूरेटिव पिटीशन न्याय देने की प्रोसेस में सबसे आखिरी हथियार है जो यूज किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया वो कंसेप्ट है जो उसी की पावर्स के खिलाफ जा सकता है। देखा जाए तो खिलाफ कहना ठीक नहीं होगा, एग्जैक्ट टर्म्स में देखें तो यह सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है अपने ही डिसीजंस को बदलने का, दैट टू इवन आफ्टर द रिव्यू पिटीशन इज कैंसल्ड। आसान शब्दों में समझें तो ये फाइनल ऑप्शन है लोगों के पास न्याय पाने का, जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पर क्योंकि कोई भी बात हवा में से नहीं आती, तो आखिर ऐसा कब और क्यों हुआ जो सुप्रीम कोर्ट को क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट लाना पड़ा? तो आइए इसे आगे देखते हैं। तो क्यूरेटिव पिटीशन हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। हालांकि कुछ आर्टिकल्स थे, जैसे आर्टिकल 137 एंड 145, जो रिव्यू पिटीशन के बारे में बात करते थे। तो इस क्यूरेटिव पिटीशन मुद्दे की शुरुआत होती है आज से 18 साल पहले, जब 2002 में रूपा हुर्रा और अशोक हुर्रा नाम का एक वेडिड कपल आपसी सहमति से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिवोर्स के लिए एक पिटीशन दर्ज कराता है। लेकिन इसके 18 महीने बाद ही रूपा हुर्रा अपना कंसेंट वापस ले लेती है और कोर्ट इस डिवोर्स को खारिज कर देता है। इस फैसले के खिलाफ अशोक हुर्रा हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच के सामने अपना केस रखते हैं। वो दलील देते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 18 महीने के अंदर ही कंसेंट वापस लेना जरूरी है अगर कोई ऐसा करना चाहता है। हाईकोर्ट डिवोर्स को दोबारा वैलिड घोषित कर देता है। अब रूपा हुर्रा हाईकोर्ट की डबल जज बेंच के सामने जाती है और इस बार कोर्ट फिर से डिवोर्स को खारिज कर देता है, जिसके बाद पति अशोक हुर्रा सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार लगाते हैं और जहां लिया गया फैसला किसी एक को मंजूर नहीं होता। और यहीं से उठता है एक अहम सवाल, और सवाल यह था कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट दे दिया जा चुका हो और उसकी रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस की जा चुकी हो, तो क्या उस व्यक्ति के पास राहत पाने का कोई और तरीका बचता है या नहीं? तो इसी सवाल को सेंट्रल इंपॉर्टेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्यूरेटिव पिटीशन तभी सुनी जा सकती है जब पेटिशनर ये प्रूव करे कि उसके केस में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट किया गया या प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया गया। उसके साथ ही कोर्ट ने कुछ अहम बातें और कुछ कंडीशंस भी रखी। द कोर्ट सेड दैट एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन, मतलब था कि कोर्ट के किसी भी कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी के साथ किसी जजमेंट से कुछ गलत होता है तो उसे सही करना कोर्ट की जिम्मेदारी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन रेयर होनी चाहिए, रेगुलर नहीं, जिसका मतलब था नॉर्मल केसेस में क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिकारों के वायलेशन को प्रूव करने के लिए एक सीनियर एडवोकेट को सर्टिफाई करते हुए इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स को भी सामने रखना होगा। यह जानना भी इंपॉर्टेंट है कि क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करने के लिए कोई टाइम लिमिट सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन इट नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स भी हैं जो इनडायरेक्टली क्यूरेटिव पिटीशन को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। जैसे आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को राइट है अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने का, और इस रिव्यूइंग पावर के लॉज एंड रूल्स आर्टिकल 145 में क्लियरली स्पेसिफाइड है। अब सवाल आता है कि कब और कैसे इस क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन तभी फाइल की जा सकती है जब फाइनल कन्विक्शन के अगेंस्ट दर्ज की गई रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया जा चुका हो। पिटीशनर को यह स्पेसिफाई करना होगा कि क्यूरेटिव पिटीशन में डाले गए ग्राउंड्स ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन में डाले हुए थे लेकिन बिना सुनवाई के खारिज कर दिए गए। दिस मीन्स ही वॉज नॉट गिवन अ ग्राउंड टू बी हर्ड ओरली। इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस और पिछले जजमेंट वाले जजेस की बेंच को भेजा जाता है। ओनली इन केस जब मेजोरिटी ऑफ जजेस को लगे कि पिटीशन को सुना जाना चाहिए, तभी इस पिटीशन को पुरानी वाली बेंच के पास भेजा जाता है।
अब मैं आपको बताता हूं कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्यूरेटिव पिटीशन। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस का कन्विक्ट याकूब मेमन तो आपको याद ही होगा। 30 जुलाई 2015 की सुबह 7 बजे याकूब को फांसी होनी थी। रात के 3 बजे वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करता है, जो कि उसके बचने का एक आखिरी रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट सरप्राइजिंगली पिटीशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है और रात के 3 बजे ही फांसी के फैसले पर मोहर भी लगा देता है और सुबह 7 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली, जिस दिन उसे फांसी हुई वही उसका 53वां जन्मदिन भी था। अब जाते जाते मैं आपको निर्भया केस में आरोपी के वकील एपी सिंह और आरोपी द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हुए दी गई दलीलों को शेयर करना चाहूंगा। आरोपी ने खुद ये दलील दी कि उसकी यंग एज, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बीमार माँ बाप, डिपेंडेंट्स की संख्या, अच्छा व्यवहार और सुधरने के चांसेस पर कोर्ट ने अच्छे से विचार नहीं किया और इसीलिए उसके डेथ सेंटेंस को किसी दूसरी सजा में बदल दिया जाना चाहिए। साथ ही आरोपी के लॉयर ने कहा, डेथ सेंटेंस डजंट एक्ट एज अ डिटरेंस, मतलब था मौत की सजा लोगों को अपराध करने से रोकने में सक्षम नहीं है। अब मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं कि आपकी राय में इन दलीलों में कितना दम था और क्या कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को ढाल बनाकर ऐसे हीनियस क्राइम्स को अंजाम दे सकता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।